आदाब नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सबों का मीर इश्क़ उर्दू यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में आपके सामने बिहार उर्दू STET के होने वाले इम्तिहान के अहम मारूज़ी सवालात को पेश किए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मीर इश्क़ उर्दू को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप क्लास मिस ना करें। इंशाअल्लाह ये सेशन आपके आने वाले तमाम एग्ज़ाम जैसे DSSB है, मानू है, उसके बाद UPTGT है, बिहार STET हो या BPSC हो, उन सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला सवाल है, वह हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करता है उन्हें क्या कहते हैं? वह हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करे उसको क्या कहा जाएगा? हरूफ जार या हरूफ रब्त कहा जाएगा, हरूफ अत्फ़ कहा जाएगा, या फिर हरूफ इज़ाफ़त कहा जाएगा, हरूफ तख़सीस कहा जाएगा? तो जो हरूफ एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ कायम करे उसको हरूफ जार या हरूफ रब्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको हरूफ जार या हरूफ रब्त कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल है, 2 किलो मिठाई 5 मीटर कपड़ा किसकी मिसाल है? 2 किलो मिठाई, कितनी मिठाई? 2 किलो मिठाई 5 मीटर कपड़ा किसकी मिसाल है? क्या ये सिफ़त ज़ाती की मिसाल है, सिफ़त अददी की मिसाल है, सिफ़त मक़दारी की मिसाल है, या सिफ़त निस्बती की मिसाल है? तो 2 किलो मिठाई 5 मीटर कपड़ा ये जो है किस में है? मक़दार में है, तो ये हो जाएगा सिफ़त मक़दारी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिफ़त मक़दारी, यानी जिसकी हम मक़दार मुअय्यन कर रहे हैं, 2 किलो मिठाई हो या फिर 5 मीटर कपड़ा हो। ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखें, वह सिफ़त जिससे किसी की मक़दार ना मक़दार या फिर वज़न मालूम हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी की मक़दार या किसी की वज़न मालूम हो उसे सिफ़त मक़दारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफ़त मक़दारी कहते हैं। यानी वह सिफ़त जिससे किसी की मक़दार या फिर वज़न मालूम हो, यहाँ पे ना लिखा गया है, इसको कट कर लें, इसको ना पढ़ें आप लोग। वह सिफ़त जिससे किसी की मक़दार या वज़न मालूम हो उसको सिफ़त मक़दारी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखें, 2 बल्ले कुछ कापियाँ कुछ 10 औरतें किसकी मिसाल है? 2 बल्ले कुछ कापियाँ 10 औरतें किसकी मिसाल है? सिफ़त निस्बती की मिसाल है, सिफ़त अददी की मिसाल है, सिफ़त ज़ाती की मिसाल है? तो 2 बल्ले कुछ कापियाँ 10 औरतें, इसमें क्या है? सब में अदद है, 2 है, 10 है, कुछ है, तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी? सिफ़त अददी की मिसाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई या खुसूसियात ज़ाहिर हो। अच्छाई, बुराई या क्या ज़ाहिर हो? जिससे किसी की खुसूसियात ज़ाहिर हो, तो उसे क्या कहते हैं? सिफ़त कहते हैं, मौसूफ़ कहते हैं, सिफ़त निस्बती कहते हैं, सिफ़त ज़ाती कहते हैं। तो वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई या खुसूसियत ज़ाहिर हो उसको क्या कहा जाएगा? सिफ़त कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? सिफ़त कहा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखें, पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम को क्या कहा जाता है? इसमें फ़ाइल कहा जाता है, इसमें मफ़ऊल कहा जाता है, या फिर इसमें ख़ास कहा जाता है, या इसमें जमा कहा जाता है? तो जो पेशे के लिहाज से इंसान को जो नाम दिया गया हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको इसमें फ़ाइल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? इसमें फ़ाइल, क्योंकि वो उस काम को करने वाला है, इसी वजह से उसको उसका वो पेशा बन गया है। तो पेशे की मुनासिबत से जो नाम दिया गया हो उसको इसमें फ़ाइल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें, जिससे किसी काम का होना करना ज़ाहिर हो उसे क्या कहा जाता है? यानी जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो उसे क्या कहा जाता है? फ़ेल कहा जाता है, फ़ाइल कहा जाता है,
مفعول کہا جاتا ہے یا پھر فعل لازم کہا جاتا ہے. تو جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ فعل کہا جائے گا. آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب بات کرنے والا ہے وہ اپنے لیے جو ضمیر استعمال کر رہا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ ضمیر حاضر کہا جائے گا، ضمیر غائب کہا جائے گا، ضمیر متکلم کہا جائے گا یا پھر ضمیر شخصی کہا جائے گا؟ تو بات کرنے والا جو اپنے لیے ضمیر استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ ضمیر متکلم کہا جائے گا. آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. یعنی بات کرنے والا اپنے لیے وہ ضمیر استعمال کر رہا ہے اسی لیے ضمیر متکلم ہو جائے گا. ضمیر متکلم کیا ہوتا ہے؟ بات کرنے والے کو کہتے ہیں. متکلم جو ہے کلام کرنے والا، اور ضمیر اس میں جو استعمال ہوتی ہے میں وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ اس کا آپشن نمبر 3 صحیح جواب ہو جائے گا. اب یہ سوال ہے وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہو اس میں خاص کہا جاتا ہے، اس میں عام کہا جاتا ہے، نکرہ کہا جاتا ہے، ضمیر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں خاص، اس میں عام، اس میں نکرہ یا پھر ضمیر. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو، اسم کی جگہ پر استعمال ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمیر کہا جاتا ہے. اسم کی جگہ پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ ضمیر استعمال ہوتا ہے. جیسے زید ایک اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ اسکول آتا ہے، اس کا کام بہت ہی نرالا ہے. تو وہ اس کا یہ کیا ہو گیا؟ ضمیر ہو گیا. تو اسم کی جگہ پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ ضمیر استعمال ہوتا ہے. یہ سوال دیکھیں وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف مکان کہا جائے گا، ظرف زمان کہا جائے گا، اس میں صوت کہا جائے گا یا اس میں خاص کہا جائے گا؟ تو جس سے وقت کا پتہ لگے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وقت کا پتہ لگنے کو ظرف زمان کہا جاتا ہے. یعنی اس کا زمانے سے تعلق ہے. اس کا آپشن نمبر 2 صحیح جواب ہو جائے گا. جس کا زمانے سے تعلق ہو، جس سے وقت پتہ لگے اس کو ظرف زمان کہا جاتا ہے. آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. اس کوشچن کو دیکھیں وہ لفظ جو کسی جگہ وقت کے نام کو ظاہر کرے، یعنی وہ لفظ جو کسی جگہ وقت کے نام کو ظاہر کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں ظرف کہا جاتا ہے، اس میں ظرف مکان کہا جاتا ہے، اس میں ظرف زمان کہا جاتا ہے یا پھر اس میں صوت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ تو وہ لفظ جو کسی جگہ وقت کو ظاہر کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جگہ اور وقت دونوں ظاہر کر رہا ہے. تو زمان وقت کس کو ہو گیا؟ زمان کو. جگہ کس کو ہو گیا؟ مکان کو. تو اسی لیے اس کو سیدھا اس میں ظرف کہا جائے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس میں ظرف کہا جائے گا. نہ ہی زمان کہا جائے گا نہ ہی مکان، بالکل اس میں ظرف کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا. تو آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی آوازوں کو ظاہر کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں زمان کہا جاتا ہے، اس میں مکان کہا جاتا ہے، اس میں صوت کہا جاتا ہے، اس میں آلہ کہا جاتا ہے. تو جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی آواز کو ظاہر کرے اس کو اس میں صوت کہا جاتا ہے. آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. آپشن نمبر 3 کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. جو کسی جگہ کی اشیاء یا پھر کسی بے جان کی آواز کو ظاہر کرے اس کو اس میں صوت کہا جاتا ہے کیونکہ آواز سے اس کا تعلق ہے. اب یہ سوال دیکھیں جب کسی جملے میں فعل کا فاعل معلوم ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے یا پھر اس کو کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے، فعل متعدی کہیں گے، فعل تام کہیں گے، فعل معروف کہیں گے. جب ہم کو فعل کا فاعل معلوم ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فعل معروف کہا جائے گا. اس کا چوتھا آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا. فعل معروف کہتے ہیں. جب کسی فعل کا فاعل معلوم ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل معروف کہیں گے. اب دیکھیں وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو لفظ کسی چیز کو بہت زیادہ بڑا یا پھر بھاری بھرکم بنا کر پیش کیا جائے جس لفظ میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس میں مصغر کہا جائے گا، اس میں مکبر کہا جائے گا، اس میں اعلیٰ کہا جائے گا یا پھر اس میں صوت کہا جائے گا. تو جس لفظ میں کسی چیز کو بھاری بھرکم کر کے ظاہر کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں مکبر کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں مکبر، کیونکہ اس میں ہم بھاری بھرکم کر کے کسی لفظ کو پیش کر رہے ہیں. جیسے دیگچی ہے، دیگچی جو چھوٹی
छोटी पतीला होता है जिसमें हम खाना वाना बनाते हैं तो वो छोटा हो जाता है, लेकिन उसी को हमको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है, बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है तो उसका हम देग का इस्तेमाल करते हैं। देग में बहुत सारे लोगों का खाना बनता है तो वो इसमें मुकब्बर हो गया। देगची इसमें मुसग्गर, देग इसमें मुकब्बर। उसी तरह बागीचा है, बागीचा छोटा हो गया, और जब बाग होगा तो उसमें बहुत सारे पेड़ होंगे तो बहुत सारे पेड़ के लिए बाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो वो इसमें मुकब्बर हो जाएगा। इसमें मुकब्बर यानी कबीर से आया है जिसमें बड़ा करके ज़ाहिर किया जाए। अब देखें, जिससे किसी का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी का होना या करना समझा जाए उसको क्या कहा जाता है? फ़ेल कहा जाता है, फ़ाइल कहा जाता है, मफ़ूल कहा जाता है, या फिर सिफ़त कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिससे किसी चीज़ का होना या करना समझा जाए यानी क्रिया हो रहा है तो उसको फ़ाइल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। जिससे किसी चीज़ का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। अब देखें, मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी की तादाद यानी मिले हुए जो हुरूफ हैं उनकी तादाद कितनी है? 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, या फिर 16 हैं। मिले हुए हुरूफ़ तहज्जी की तादाद यानी जो दो लफ्ज़ से मिलकर जुड़े हुए हों, जैसे बे में हे लगा फे, बे में हे लगा फे, उसके भे, उसके बाद पे में हे लगा फे, उसके बाद जो है ते में हे लगा थे। इस तरह के जो मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी हैं उनकी तादाद कितनी है? तो उनकी तादाद 15 है। कितनी है? 15 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, 15 है। मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी की तादाद कितनी है? 15 है। तो मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी की तादाद पूछ ली जाए तो 15 हो जाएंगे। उसके बाद मुफ़रद हुरूफ़ तहज्जी आती है। मुफ़रद हुरूफ़ तहज्जी की तादाद कितनी है? जिस तरह अलिफ़, बे, या फिर बा, पा, ता, सा, ये सब मुफ़रद है। मुफ़रद मतलब कहा जाता है तन्हा, वाहिद को, एक को, अकेला को। तो अलिफ़, बे, ते से ये सब की तादाद कितनी है? तो इसकी तादाद कितनी हो जाएंगी? मुफ़रद हुरूफ़ तहज्जी की तादाद 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। मुफ़रद हुरूफ़ तहज्जी की तादाद 36 और उधर 15, तो 36 15 कितना हो गया? 51 हो गया। तो कुल हुरूफ़ तहज्जी जो है 51 है। और उसके बाद इसके अलावा जो है ज़ा है, फ़ारसी ज़बान का खालिस लफ्ज़ है तो वो जो है उसको मिलकर 52 हो जाता है। तो मुफ़रद हुरूफ़ तहज्जी की तादाद कितनी है? 36 है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मुफ़रद हुरूफ़ तहज्जी की तादाद कितनी है तो 36 में ऑप्शन में टिक कर देना है। मुफ़रद हुरूफ़ तहज्जी की तादाद 36, मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी की तादाद 15, दोनों मिलाकर 51 हो गए। अब देखें, वह हुरूफ जिनसे पहले अलिफ़ और लाम बोलने में आए उसे क्या कहा जाता है? जैसे हम लिखते हैं क़मरुल हुदा, क्या लिखते हैं? क़मरुल हुदा, तो यहाँ पर अलिफ़ और लाम पढ़ा जाता है। उसी तरह एक लफ्ज़ है शम्सुन निसा, शम्सुन निसा में अलिफ़ लाम लिखा जा रहा है लेकिन वो साइलेंट है तो उसको क्या कहेंगे? और जो पढ़ा जाए उसको क्या कहेंगे? उसकी तारीफ़ आज सुन लीजिए। जहाँ पर अलिफ़ और लाम बोलने में आए उसको क्या कहा जाता है? हुरूफ़ क़मरी, हुरूफ़ क़मरी क्या कहा जाता है उसको? हुरूफ़ क़मरी, क्योंकि वहाँ पे अलिफ़ और लाम बोला जा रहा है। जैसे अलक़मर, अलक़मर, तो अलक़मर में अलिफ़ और लाम पढ़ा जा रहा है। उसी तरह अगर हम लिखते हैं अशम्स तो वो हुरूफ़ शमसी है और अलिफ़ लाम वहाँ पे नहीं पढ़ा जाता है। जैसे शमसुन निसा, तो शमसुन निसा में कौन से यहाँ पे ये है? हुरूफ़ क़मरी है। शमसुन निसा में नून क्या है? हुरूफ़ क़मरी है। और उसी तरह अगर यहाँ पे लगा देंगे शमसुल हुदा तो हे जो है हुरूफ़ क़मरी है, क्योंकि वहाँ पे अलिफ़ और लाम पढ़ा जा रहा है इसीलिए उसको हुरूफ़ क़मरी कहा जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पे अलिफ़ और लाम बोलने में आए उसको क्या कहा जाता है? हुरूफ़ क़मरी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2। जहाँ पर अलिफ़ और लाम बोलने में आए उसको हुरूफ़ क़मरी कहते हैं। हुरूफ़ क़मरी यानी जिसको हम पढ़ा जाए। और हुरूफ़ शमसी जहाँ पर अलिफ़ और लाम को साइलेंट किया जाए उसको हुरूफ़ शमसी कहा जाएगा। तो आज के इस सेशन में इतने ही सवाल के साथ इस सेशन को ख़त्म किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और आप लोगों से एक अहम गुजारिश ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल जाए और आप सेशन मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।